हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रसायन विज्ञान के चैप्टर 8 के अंतर्गत संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हमें चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ाया गया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे चुंबकीय गुण का, फिर हम लोग संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों को कितने प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है प्रति मतलब प्रतिकर्षित, मतलब वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। क्या होंगे? प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रतिकर्षण के कारण का नाम रखा गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय होंगे? जैसे हमने लिखा है Zn2+। Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जब हम, तो आर्गन 18 होगा 3d10, और 3d10 के अगर हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहने का मतलब यहाँ पर सभी ऑर्बिटलों में युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होंगे या सभी ऑर्बिटल्स में युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं प्रतिचुंबकीय होंगे। तो कह सकते हैं इन पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो 0 होगी। सभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में जो होंगे जोड़े में होंगे, इसलिए पदार्थ जो होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं। दूसरा जो होता है अनिचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। तो अनिचुंबकीय का मतलब होता है अनिचुंबकीय पदार्थ कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर मामूली रूप से या धीरे से आकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा मामूली रूप या धीरे से आकर्षित होंगे। क्या होंगे? चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ जो होते हैं क्या कहलाएंगे? अनिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अगर हम Mn2+ लें तो Mn2+ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो आर्गन 18 होगा 3d5। 3d5 का मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये चुंबक द्वारा क्या होंगे? आकर्षित होते हैं। तो कह सकते हैं कि इन पदार्थों में क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो जब पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो पदार्थ अनिचुंबकीय होगा, चुंबक द्वारा आकर्षित होगा। अब जब पदार्थों में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होंगे और सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पदार्थ जो होते हैं प्रतिचुंबकीय होते हैं। अब अनिचुंबकीय का ही एक और प्रकार है लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? लोहा और उसके यौगिक। लोहा व उसके यौगिकों में देखा गया है कि ये पदार्थ जो होते हैं चुंबक द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं या चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबक द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। इन लौह चुंबकीय पदार्थ के द्वारा ही चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी व अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम मेनली लौह चुंबकीय पदार्थों का ही प्रयोग करते हैं। तो कहेंगे वे पदार्थ जो चुंबक व चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं। क्या होंगे? प्रबलता से
जो पदार्थ चुंबक द्वारा प्रबलता से आकर्षित होंगे उन्हें हम बोलेंगे क्या, लौह चुंबकीय पदार्थ। इसके अंतर्गत मुख्यतः Fe, CO और Ni, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट और निकिल और इनके यौगिक आते हैं। इन यौगिकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है अधिकतम होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होने के कारण ही ये पदार्थ चुंबक द्वारा क्या होंगे, प्रबलता से आकर्षित होते हैं। इसलिए इन पदार्थों को क्या बोलेंगे हम, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया, प्रचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। अब ये जो हम बताया अभी कि प्रचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ये गुण उत्पन्न कैसे हुआ, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये गुण जो है किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। चुंबकीय गुण की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणु से। परमाणु के 2 भाग होते हैं, धनावेशित न्यूक्लियस या नाभिक, और दूसरा होता है बाह्यतम क्षेत्र, जिसमें क्या होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम देखते हैं ये एक नाभिक है, इस नाभिक में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, इसके कारण ये धनावेशित होगा। अब इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं, नाभिक के चारों ओर लगातार क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा तो गतिशील या गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय द्विध्रुव बना देता है। क्या बनाता है, चुंबकीय द्विध्रुव, जिसके 2 ध्रुव हों। देखिए द्विध्रुव 2 प्रकार के होते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव और एक चुंबकीय द्विध्रुव। यदि कोई स्थिर आवेश है, +Q और -Q स्थिर आवेश है, तो स्थिर आवेश जो द्विध्रुव बनाएंगे उसे बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन यही इन दोनों में से कोई एक आवेश गतिशील हो जाए तो गतिशील आवेश क्या बना देता है, चुंबकीय द्विध्रुव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, लगातार गति कर रहा है। तो गतिशील इलेक्ट्रॉन और नाभिक, गतिशील इलेक्ट्रॉन और नाभिक क्या बना देंगे, एक चुंबकीय द्विध्रुव। क्या बनाएंगे, चुंबकीय द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब जिसके 2 ध्रुव हों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और नाभिक धनावेशित है, तो धन और ऋण मिलकर क्या बन गया, एक द्विध्रुव बन गया। अब चूंकि चुंबकीय द्विध्रुव में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लगातार गति कर रहा है, तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट M उत्पन्न हो जाएगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव जो आघूर्ण होगा इसका मान 2 प्रकार का होता है। एक तो कक्षीय चक्रण से उत्पन्न होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहा है, कक्षीय चक्रण, और दूसरा जो है अपने अक्ष पर चक्रण से उत्पन्न होगा। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव का अधिकांश भाग जो होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव के अपने अक्ष पर चक्रण के कारण होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का अधिकांश भाग कहाँ से उत्पन्न होगा, अपने अक्ष पर चक्रण। जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर लगातार चक्कर लगाएगा तो उस चक्रण के कारण, अपने अक्ष पर चक्रण के कारण जो है जो आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मुख्य कारण जो होता है इलेक्ट्रॉन के अपने स्थान पर अपने कक्षा में चक्कर लगाने के, अच्छी चक्रण के कारण होता है। अब जो है चूंकि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिलकर क्या बन गए, चुंबकीय द्विध्रुव बन गए। चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहा है इसलिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। इस चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण के कारण ही चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। तो ये क्या हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होने के कारण एक नन्हा दंड चुंबक बन जाएगा, एक टिनी बॉर मैग्नेट। क्या बन जाएगा, दंड चुंबक बन जाएगा। अब इस प्रकार से प्रत्येक परमाणु जो होगा क्या होगा, चुंबक होगा। तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के अनुचुंबकीय पदार्थों में क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रत्येक परमाणु में जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो प्रत्येक परमाणु क्या होगा, में एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा स्थायी,
और इसका क्या होगा, एक ये दंड चुंबक के समान व्यवहार करेगा। जब एक परमाणु चुंबक के समान व्यवहार करेगा तो जितने पूरे पदार्थ में जितने परमाणु होंगे सभी दंड चुंबक समान व्यवहार करेंगे, इसलिए पूरा पदार्थ क्या होगा, एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। लेकिन पूरे पदार्थ के जितने भी परमाणुिक चुंबक होंगे उनका जो अरेंजमेंट होगा वो व्यवस्थित नहीं होगा, कोई किसी दिशा चक्कर लगा रहा हो, किसी दिशा चक्कर लगा रहा होगा, इसलिए इनके पूरे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब इसी अनुचुंबकीय पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर जितने भी जो परमाणुविक चुंबक थे वो एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे। जब एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे तो पूरा पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबक का गुण कैसे उत्पन्न हुआ। हमने बताया कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है और चूंकि अपने अक्ष पर चक्रण करते हैं इसलिए चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, इसलिए प्रत्येक परमाणु एक चुंबक के समान व्यवहार करता है। तो जितने परमाणु होंगे सभी चुंबक होंगे, लेकिन सभी परमाणु अनियमित रूप से व्यवस्थित होंगे, इसलिए एक अगर प्लस में उत्पन्न कर रहा है चुंबकीय आघूर्ण, दूसरा माइनस उत्पन्न करने का नेट चुंबकीय आघूर्ण पूरे पदार्थ का 0 हो जाएगा। अब जो है इसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो जितने भी परमाणु चुंबक थे सब एक ही दिशा में व्यवस्थित हो गए, जिससे इसमें एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में उत्पन्न होगा और पूरा पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा। इसी प्रकार से लौह चुंबकीय पदार्थ के होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए एक विशेष संरचना डोमेन बनाते हैं और डोमेन में 10⁻17 से 10⁻21 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक डोमेन के सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में व्यवस्थित होंगे और दूसरे डोमेन से क्या होंगे, दूसरे डोमेन से इनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। मान लीजिए एक डोमेन ये हो गया, इस डोमेन के सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में व्यवस्थित हैं। अब दूसरा डोमेन है, इसके इलेक्ट्रॉन दूसरे दिशा में व्यवस्थित हैं। तो एक डोमेन के सभी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में हैं, जिनमें एक डोमेन में 10⁻17 से 10⁻21 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन दूसरे डोमेन से विपरीत हैं, इसलिए पूरे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण 0 है। लेकिन अब इसी पदार्थ को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं तो जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ के डोमेन थे और डोमेन के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब एक दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे। चूँकि सभी डोमेन के इलेक्ट्रॉन एक दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे इसलिए ये लौह चुंबकीय पदार्थ जो होंगे बहुत ही प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे। इसलिए हम स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थों का ही प्रयोग करते हैं। तो क्या कह सकते हैं, जो चुंबक जो होते हैं ये लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत अधिक होने के कारण ये डोमेन की संरचना करते हैं। तो इस प्रकार से जो अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होने का जो कारण हुआ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्रत्येक परमाणु क्या हो गया, चुंबक हो गया। चुंबक बना कैसे, हमने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसमें क्या आएगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा, जिससे उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। अब हम बात करते हैं प्रचुंबकीय पदार्थ की। तो एक इलेक्ट्रॉन ये है जो चुंबकीय क्षेत्र की जो घड़ी की सुई की दिशा में लगातार गति कर रहा है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण +m है। अब मान लिया दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में रोटेशन कर रहा है। एक घड़ी की सुई की दिशा में रोटेशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई के विपरीत रोटेशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण -m होगा। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, जोड़े में होंगे। कोई ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में होंगे। जोड़े में कब होंगे, जब पदार्थ कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। जब पदार्थ कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जोड़े में होंगे। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों युग्मित हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन घड़ी की सुई दिशा में करेगा, दूसरा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में करेगा। तो एक चुंबकीय आघूर्ण जितना +m में उत्पन्न करेगा उतना ही -m में उत्पन्न हो जाएगा। मतलब इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान बराबर और विपरीत होंगे। एक मान लिया +m का मतलब मान लिया +10 है तो ये -10 करेगा। अब इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण जब निकालेंगे m = +m -m या +10 -10 = क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आने का मतलब है कि जो प्रचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं इनके प्रत्येक परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है, इसलिए पूरे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण भी 0 हो जाएगा। इसलिए जो प्रचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक ही परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, 0 कर देगा। लेकिन हमने बताया कि प्रचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं चुंबक द्वारा
क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित कैसे हुए, अब इस पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में ले गए। कहाँ ले गए, चुंबकीय क्षेत्र में। तो क्या होगा, चुंबक द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा या चुंबक के आकर्षण के कारण एक इलेक्ट्रॉन की गति धीमी हो जाएगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, जो होगी बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो है, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चक्कर लगा रहा होगा, इस पर आकर्षण लगेगा, आकर्षण के कारण इसकी गति कम हो जाएगी और इसकी गति ज़्यादा हो जाएगी। मान लिया इसका चुंबकीय आघूर्ण +8 हो गया, अब इसका -10 ही रहा। अब इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण जब निकालेंगे, +8 -10 क्या आएगा, -2। -2 का मतलब आया कि -2 कैसे आया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन था जो घड़ी की सुई दिशा में चक्कर लगा रहा था, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में भी घड़ी की सुई दिशा में ही चक्कर करते हैं, तो यहाँ पर इसका चुंबकीय आघूर्ण घट गया आकर्षण का, इसका उतना ही रहा। तो नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, माइनस में आया। माइनस में आने का मतलब है कि ये पदार्थ जो होगा चुंबक द्वारा क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो इस प्रकार से जो चुंबकीय गुण की जो उत्पत्ति होती है वो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अपनी अक्ष पर गति के कारण होती है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा चुंबकीय गुण की उत्पत्ति का कारण। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण के बारे में। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों को कितने प्रकार से बांटा गया है और चुंबकीय गुण की उत्पत्ति कैसे होती है। अब स्टडी करेंगे हम संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण के बारे में। तो देखिए, संक्रमण तत्व व उनके संक्रमण तत्व के आयन व उनके यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अभी बताया हमने स्टूडेंट्स कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका नेचर बिहेवियर कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा या प्रचुंबकीय होगा। तो बताया था अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। तो संक्रमण तत्वों के आयन व उनके यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह मुख्यतः ऐसे होते हैं, अनुचुंबकीय डायामैग्नेटिक होते हैं। अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। कैसे दिखाते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। और उनमें भी जो Fe, कोबाल्ट और निकिल के यौगिक जो होते हैं, आयन व यौगिक, वो कैसे होते हैं, लौह चुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं, लौह चुंबकीय होते हैं। ठीक है। अब इनमें से कुछ ऐसे यौगिक भी हैं जो प्रचुंबकीय भी होंगे। जैसे हम स्कैंडियम 3+ की बात करें तो स्कैंडियम 3+ जो होता है वो प्रचुंबकीय होता है। इसी प्रकार से Cu+ की बात करें, Zn2+ की बात करें, Cd2+ की बात करें, Hg2+ की बात करें, ये जो होते हैं आयनों में क्या होंगे, इन आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0 होंगे। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये पदार्थ कैसे होंगे, ये सभी पदार्थ कैसे होंगे, ये आयन सभी जो होंगे प्रतिचुंबकीय होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर स्टडी करेंगे कि संक्रमण तत्वों के जो आयन व यौगिक होते हैं इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाले कैसे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालकर हम बता सकते हैं कि पदार्थ अनुचुंबकीय होगा कि प्रचुंबकीय होगा। अब उनका जो चुंबकीय गुण जो होता है वो हमने बताया कि चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है चुंबकीय आघूर्ण से। किससे उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण से। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है μ = होता है √n(n+2), वेयर n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की
संख्या। तो अगर हम देखें संक्रमण श्रेणी में 3D जो श्रेणी होती है, स्कैंडियम से पहले आगे चलेंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जिससे चुंबकीय आघूर्ण बढ़ता जाएगा और चुंबकीय गुण भी बढ़ता जाता है। लेकिन लास्ट में कहाँ तक, Ni तक बढ़ेगा, ठीक है। चुंबकीय गुण जो होता है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू जो होता है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन लास्ट में जब हम Cu से चलेंगे, Ni के बाद जब हम आगे आते हैं Cu और Zn, तो इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण घटते घटते कम होगा, कम होने के बाद घटेगा या जीरो हो जाएगा, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जाती है। तो इस प्रकार से हम किसी पदार्थ के चुंबकीय गुण की गणना उसके चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा कर सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर स्टडी करेंगे चुंबकीय आघूर्ण की गणना 3D श्रेणी के विभिन्न आयनों के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, चुंबकीय आघूर्ण म्यू इक्वल टू फार्मूला हमने बताया n+2, और इसका मात्रक जो होता है यूनिट बोर मैग्नेट्रॉन होता है। इस फार्मूले के द्वारा हम विभिन्न आयनों के संक्रमण तत्वों के विभिन्न आयनों के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो आर्गन 18 आएगा। तो आर्गन 18 के बाद जो है इसमें 4s में इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे और 3D में भी 0 हो जाएंगे। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n = 0 हो गए। अब n = 0 होने का मतलब है इसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू = 0 हो गया। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम की बात करेंगे, टाइटेनियम 3+। जब टाइटेनियम 3+ लिखेंगे तो आर्गन 18 आएगा और 3D 1 हो जाएगा, क्योंकि टाइटेनियम जो होता है, केवल टाइटेनियम अगर लिखेंगे तो आर्गन 18 होगा और आर्गन 18 के बाद 4s2 होगा और 3D 2 होगा। 18, 2 20 और 2 22। लेकिन जब 3+ करेंगे तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n = कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं समझ में आए तो ऐसे देखो, D में 5 ब्लॉक बनाएंगे, 1 एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर n = क्या हो गया, 1 हो गया। अब म्यू की वैल्यू हम इस फार्मूले में कैलकुलेट करेंगे तो 1 और 1 + 2, तो 2 1 3, √3 हो जाएगा। √3 का मान कितना होगा, 1.732। इस प्रकार से ये इसका कैलकुलेटेड मान आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 2+ भी निकाल सकते हैं। टाइटेनियम 2+ करेंगे तो आर्गन 18 होगा और 3D 2 होगा। जब 3D 2 होगा तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अब 2 हो जाएंगे। इसके लिए 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 और 2। तो n = जब 2 होगा तो म्यू = कितना आ जाएगा, निकाल सकते हैं। ये 2 होगा और 2 + 2 मतलब 2 2 4, 4 दूनी 8, √8। √8 का मतलब हो गया, √8 का मतलब हो सकता है 4 × 2, तो 2 √2 और 2 और √2 मान होता है 1.41। तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2.82 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही विभिन्न आयनों के लिए निकाल सकते हैं हम। वैनेडियम 2+ ले लें तो क्या हो जाएगा, आर्गन 18 और 3D 3 हो जाएगा। 3D 3 का मतलब हो गया कि अगर इसमें ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो 1 2 3, तो n = कितना आएगा, 3 आएगा। n = 3 हो गया तो म्यू = आ जाएगा 3 और 3 + 2, तो 3 2 5 3 15, √15। √15 का मतलब हो गया लगभग आ जाएगा तुम्हारा 3.87 के आसपास आता है। अप्रॉक्स लिख रहा है, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 चक्कू 16 होता है तो जो है 4 और 3 के बीच ही रहेगा इसका मान। इसी प्रकार से अगर हम Cr2+ ले लें तो Cr2+ क्या होगा, आर्गन 18 हो जाएगा, आर्गन 18 और ये 3D 4 होगा। 3D 4 होने का मतलब है कि यहाँ पर 1 2 3 और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे।
जब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो n इक्वल टू 4 हो गया। अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, जब हम चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान निकालेंगे तो 4 4 + 2 तो 4 2 6 24 √24 हो जाता है तुम्हारा, क्या कहेंगे, अप्रॉक्स 5 के अप्रॉक्स में होगा तो 5.9 अप्रॉक्स में हम लिख रहे हैं 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन। कैलकुलेट वैल्यू कैलकुलेशन करके निकाल लेना, ठीक, अप्रॉक्स में लिख रहे हैं हम। इसी प्रकार से हम Mn2+ की बात करेंगे तो आर्गन 18 और 3d 5 होगा। 3d 5 का मतलब है कि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब मैक्सिमम हो गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 एंड 5 तो n इक्वल टू 5 हुआ। तो म्यू की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो 5 एंड 5 + 2 तो 5 2 7 7 × 35 √35 हो गया। √35 का मतलब हो गया लगभग 5 सॉरी ये तुम्हारा 4.9 होगा, क्योंकि ये 24 है, 25 से कम है, इसलिए 4.9 होगा। और ये आएगा 5.92 के अप्रॉक्स में जो है बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टाइटेनियम से स्कैंडियम से जा रहे हैं Mn तक, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने से चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम आगे जाएँ Mn के बाद Fe के बाद Mn के बाद अगर Fe आगे निकाल लेना स्टूडेंट्स, Fe2+ लिखें तो Fe2+ में अगर हम देखेंगे तो आर्गन 18 होगा, आर्गन 18 और 3d 6 बचेगा। 3d 6 होने का मतलब है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए, 4 रह गए। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण अब क्या होगा, कम हो जाएगा। 4 का मतलब हो गया तुम्हारा फिर से 4.9 आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे कोबाल्ट की तो कोबाल्ट में 3 आ जाएगा। 3 का मतलब फिर से ये क्या होगा 3.87 होगा। निकल में जाएंगे तो 2 बचेंगे तो फिर से 2.82 आ जाएगा। और कापर में 1 बचेगा 2+ में, कापर 2+ जो होगा 1 बचेगा। इस प्रकार से देख सकते हैं। जो Fe के बाद आएगा तुम्हारा कोबाल्ट 2+ अगर देखें तो कोबाल्ट 2+ होता है आर्गन 18 और 3d 7 का मतलब हो गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होंगे n इक्वल टू 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3 का मतलब अब इसका जो है चुंबकीय आघूर्ण घट गया, ठीक है। निकल की बात करेंगे Ni की, तो Ni की बात करेंगे तो आर्गन 18 होगा, 3d 8 हो जाएगा। 3d 8 होने का मतलब है कि इसका वैल्यू अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 बचेंगे, तो 2 मतलब चुंबकीय आघूर्ण और भी कम हो गया। अगर हम बात करते हैं Cu2+ तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे 1, आर्गन 18 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3d 9 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 होगा। जब n इक्वल टू 1 होगा तो n इक्वल टू 1 होने का मतलब चुंबकीय आघूर्ण और भी कम हो गया। अब जब Zn2+ जैसे ही लिखेंगे तो आर्गन 18 हो जाएगा और 3d 10 होगा। 3d 10 मतलब n इक्वल टू 0, चुंबकीय आघूर्ण भी 0 हो गया। तो हमने स्टूडेंट देखा कि पहले स्कैंडियम से Mn तक बढ़ता है, इसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है और जिंक पर आकर क्या होता है, 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है हम इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेट्रॉन। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने देखा, स्टडी किया जो है संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण के बारे में। जिसमें हमें बताया गया कि जो संक्रमण तत्व होते हैं मुख्यतः अनुचुंबकीय होते हैं, लेकिन अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो वो प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। इनमें से कुछ इनके अपवाद हैं, जैसे आयरन के यौगिक Fe, कोबाल्ट और निकल के यौगिक जो होते हैं इनमें कुछ विशिष्ट क्षेत्र बन जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिससे एक ही दिशा में चक्कर लगाने वाले यौगिक डोमेन बना लेते हैं, इसलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है बहुत ही प्रबल हो जाता है और चुंबकीय गुण बहुत प्रबल हो जाता है और ये लव चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस किया चुंबकीय गुण के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम संक्रमण तत्वों के बारे में डिस्कस करेंगे। चुंबकीय संक्रमण तत्वों के आयन जो होते हैं, आयन व उनके यौगिक रंगीन क्यों होते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज वीडियो अच्छा हो तो शेयर कर दें। थैंक यू।